Hello and good morning to all. This is Amit Kumar Sahu, and today we are going to start with the polity and polity में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। जैसा कि आप लोग को पता होगा प्रेसिडेंट क्या है। किसी भी देश के जो हमारे इंडिया के लिए खास करके हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। हालांकि ये नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड मींस नाम के। मेन अगर देखा जाए तो हेड कौन है? अगर सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स किनके पास है? प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। यहां पे सवाल आता है कि स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? स्टेट क्या है? स्टेट का डेफिनेशन क्या है? चलिए आते हैं स्टेट का डेफिनेशन में। There are four characteristics of any state. Means स्टेट कहलाने के लिए कम से कम चार चीजें महत्वपूर्ण रूप से होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले तो पॉपुलेशन, यानी कि लोग। हमारे प्रीएम्बल में पहला ही सेंटेंस लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि पीपल के बिना इंडिया हो नहीं सकता है। तो इंडिया इज ए स्टेट, और नेशन बोले या स्टेट बोले, उसी तरह से पीपल कहां पे रहेंगे? उनका एक निश्चित टेरिटरी होगा। थर्ड, अब उस लोगों को, उस पीपल को, पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए एक गवर्नमेंट भी चाहिए। गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या है? हमारे जो उद्देश्य है, हम मतलब किसी भी देश का एक उद्देश्य, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है, तो विश्व गुरु बनने के लिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करने वाला भी होना चाहिए, अदरवाइज भेड़ चाल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। और लास्ट वन, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मीनिंग क्या है? कि फ्री फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अगर किसी देश में बाहरी और आंतरिक तत्वों द्वारा इंटरफेयर किया जा रहा है, उनके डिसीजंस को हार्म किया जा रहा है या इंपैक्ट किया जा रहा है, तो वो कंट्री कभी भी सॉवरेन नहीं हो सकती। जैसे इंडिया, अगर हमें बोल दिया जाए यूएसए के द्वारा कि आपको रशिया से, ऐसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने रशिया से S-400 डील किया, परचेज किया। अगर अमेरिका बोल दे कि आपको S-400 नहीं लेना, इसका मतलब क्या हुआ? और हम लोग नहीं लेते हैं, इसका मतलब हमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के प्रेशर में आके हम लोगों ने अपना सोवरेनिटी खो दिया। तो सोवरेन नेशन कभी भी अपना सोवरेनिटी बरकरार रखने के लिए हमेशा प्रयास करती है। ठीक है, तो इंडिया इज ऑल्सो ए सोवरेन कंट्री। अब आते हैं, ये तो हो गया स्टेट का डेफिनेशन और क्या है स्टेट का इंग्रेडिएंट्स। एक स्टेट होने के लिए उन्हें उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए महत्वपूर्ण रूप से। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी देश में महत्वपूर्ण रूप से, खास करके इंडिया का ही हम लोग बात करें तो इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट होगी, लोगों द्वारा चुने हुए सरकार। हमारे इंडिया में क्या है? चुने हुए सरकार। तो अगर चुनी हुई सरकार है, और जैसा कि हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किया कि हम लोगों ने कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट कैसे चलाएगी? उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जैसे जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में मूल रूप से हमारा, क्योंकि इंडिया इज अ स्टेट है, नेशन स्टेट, तो अगर हम स्टेट हैं तो हमारे पास ये चारों चीजें हमारे देश में, और ये चारों चीजों के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई देश चलेगा कैसे? सिर्फ बोल देने से तो चलने वाला नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे। रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाए गए? पॉपुलेशन मींस जनसंख्या, यानी कि पीपल। इनके लिए क्या बना? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे संविधान में इनका जिक्र किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स क्या होगा। सेम उसी तरह से टेरिटरी, यानी कि एक इंडिया का भूभाग, वो कितना कहां से कहां तक होगा, सारा चीज डिफाइन किया गया है। और इंडिया का एक लैंड बाउंड्री है, एक निश्चित टेरिटरी है। गवर्नमेंट, और लास्ट सोवरेनिटी। सोवरेनिटी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये बार बार आते रहेगा। गवर्नमेंट को बेसिकली
देखा जाए तो कौन चला रहा है? लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट का काम क्या है? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने होंगे। वो फ्रेम कौन करेगा? वो पार्लियामेंट करेगा, ये रूल बनाएगा। और हमारे सांसद में जब भी लोकसभा में या राज्यसभा में कोई बिल पारित होता है, कोई ऑर्डिनेंस या बिल पारित होता है, तो क्या होता है? वो एक प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं और वो एक कानून बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि कानून बनाए कौन? पार्लियामेंट। और यहां पे कुछ मेंबर्स होंगे और यहां पे भी कुछ मेंबर्स होंगे। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स आते हैं उनकी एक कुल संख्या कितनी है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी संख्या कितनी है? 552। बट हम लोग इस्तेमाल कितना करते हैं? 545 ओनली। अभी इसमें से कुछ क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं और कुछ क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। जिन्होंने भी अगर रिसेंटली न्यूज देखा होगा या अपडेटेड होंगे तो उनको पता होगा कि लोकसभा में जो नॉमिनेटेड सीट होते थे वो 2 होते थे। ये दोनों को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अंडर दी 104th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 104th अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें कहा गया है कि ये जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे इसको अब आज से रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। अब यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं लोकसभा? 543। सेम उसी तरह से राज्यसभा में भी कुछ मेंबर्स हैं। कितने? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 250। बट हम लोग यूज कितना करते हैं? 245। इसमें से 12 कितने हैं? इसमें से जो 12 हैं वो क्या है? नॉमिनेटेड। 12 कितने हैं? नॉमिनेटेड। ठीक है, और 12 नॉमिनेटेड मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, देखा होगा आप लोगों ने। ये लोग क्या है? किसी एक फील्ड में, जैसे स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर, रेखा आर्ट में, यानी कि किसी एक फील्ड में जब कोई स्पेशलाइजेशन या कुछ अच्छा काम करता है तो उसे हम लोग नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, अभी इसका लॉजिक इतना ही है। अब पार्लियामेंट, जैसे कि आपको पता चला कि पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना। अब कानून तो बन गया, उस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए भी कोई चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? सरकार। सरकार का काम क्या है? कानून बनाना और कानून को पारित करना भी है। यहां पे आता है फर्स्ट बॉडी क्या था गवर्नमेंट का? एक स्टेट, अगर इसे बोले कि स्टेट यानी कि इंडिया। हमारा सिस्टम कैसे है? पहला है पार्लियामेंट, ये कानून बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी है। एक होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है ये जो कानून पार्लियामेंट बनाया है, पार्लियामेंट द्वारा जो बनाया गया, इसे एग्जीक्यूट करना, इसे अनुपालन में लाना। और तीसरा, कानून तो बना, अब ये कानून का रक्षा कौन करेगा? जुडिशरी। जुडिशरी काम क्या है? ये जो कानून बनाया गया है वो सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूटिव जो कर रहा है उसमें उसका कहीं लॉ का ब्रीच तो नहीं हो रहा है, किसी तरह से किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो ये न्याय देने का काम या प्रोटेक्ट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन को, या ये जो लॉ है उसको, उसका काम क्या? किसका काम? वो जुडिशरी का काम। याद क्लियर है? एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे आप लोगों ने देखा कैबिनेट, कुछ कैबिनेट मेंबर होते हैं और उसमें मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है जो जिसका लीडर कौन होता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए कुछ हमारे, अगर सेंट्रल लेवल पर बात करें, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बात हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बात करें तो एग्जीक्यूटिव, अब यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम तो हम लोगों को जो पढ़ना है, लोकसभा राज्यसभा, वो हम लोग एक सेपरेट चैप्टर है उसका, उसके ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मेन हमारा फोकस है वह ये एग्जीक्यूटिव, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेट के बारे में हमने देखा कि स्टेट क्या है, उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे
प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट अगर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, तो इनके अंडर में कौन कौन आ रहे हैं? पार्लियामेंट भी आ रही है, एग्जीक्यूटिव भी आ रही है और जुडिशरी भी आ रही है। यानी कि इनका पावर क्या क्या है? पार्लियामेंट में भी इनका पावर है, यहाँ पे भी, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में भी। अभी देखेंगे हम लोग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इनका पावर क्या क्या है, ठीक है। लेकिन ये ढांचा है, स्केलेटन जिसको बोलते, ये कंप्लीट कैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा और चैप्टर का जो लॉजिक है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आइए चलते हैं प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 52 टू 78 ये पार्ट 5 का है। आर्टिकल 52 टू 78 पार्ट 5 ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल फ्रॉम 52 टू 78 ये बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। अभी हम लोग जस्ट बात किए यूनियन एग्जीक्यूटिव। बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड लास्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जनरल ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 52 टू 78 ये क्या बात करता है? ये यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहां पे चूक हो सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे प्रीलिम्स में खास करके कि हु आर द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव और ऑप्शन में दे दे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि सुनने में थोड़ा सा ये बहुत कम आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 टू 78। इनका काम क्या है? अटॉर्नी जनरल, इनका काम, ये बेसिकली वकील है सरकार के। जब भी सरकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई केस मुकदमा होता है तो सरकार के बिहाफ में कौन जाता है? यही जाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आते हैं प्रेसिडेंट। पहला यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन है? पहला प्रेसिडेंट। तो हम लोग प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट आएंगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी क्या है ना, अगर लॉजिकली नहीं पढ़ा जाए तो फिर कुछ भी दिमाग में रहेगा नहीं, और लॉजिकली पढ़ने का एक ही तरीका है। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर मतलब सबसे पहले गवर्नमेंट को पढ़ना है। जैसे अभी हम लोग देखा कि स्टेट 4 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है और गवर्नमेंट भी है। तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा प्रोविजंस और लॉ जो है वो ज्यादा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग पहले गवर्नमेंट को कर रहे हैं। गवर्नमेंट जब हो जाएगा उसके बाद फिर पॉपुलेशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट उसमें है नहीं, हालांकि कॉन्सेप्ट इसमें भी नहीं, लेकिन थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको पहले खत्म करते हैं। प्रेसिडेंट, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट जैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में जब भी हम लोग कुछ देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। पहले तो उनका इलेक्शन, क्या वो इलेक्टेड है या वो इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोगों को पता है कि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब अगर किसी देश में मोनार्की है यानी कि राजशाही, तो राजशाही में क्या होता है? राजा का बेटा राजा,
और हेड ऑफ द स्टेट राजा ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इलेक्टेड है, और इसीलिए तो इंडिया को बोला जाता है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक का मतलब क्या है, गणतंत्र, मीन्स लोगों द्वारा चुना हुआ। जो हेड होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, तो इलेक्शन पहले तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आने के लिए उसको पहले किसी प्रोसेस से गुजरना हो, यानी कि यहाँ पे इलेक्शन का बात होगा। इलेक्शन के बाद अब इलेक्शन में उसको कुछ क्वालिफिकेशन भी चाहिए। पहले हम लोग देखेंगे इलेक्शन का प्रोसेस, फिर देखेंगे उनका क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। क्वालिफिकेशन देखने के बाद अब हमें पता चला कि ये इनका क्वालिफिकेशन है मिनिमम, ये होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद उनका ऑफिस में जहां पे वो ड्यूटी होगा, उनका जो भी ऑफिस में कंडीशन ऑफ द ऑफिस, कैसे वो बिहेव करेंगे, कैसे वो काम करेंगे, क्या उनका पावर होगा, क्या उनका अथॉरिटी होगा, वो भी एक समस्या है, वो भी जानना होगा। तो पहले देख लिए इलेक्शन, उसके बाद क्वालिफिकेशंस, उसके बाद जो ऑफिस जब होल्ड करेंगे, अब अज्यूम ऑफिस में जब वो एंटर करेंगे तो उनका क्या क्या उनके पास पावर और क्या क्या उनका अथॉरिटीज होगा। उसके बाद टर्म, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, टर्म हो गया। उसके अलावा ओथ, उन्हें ओथ कौन दिलाता है, कौन दिलाएगा। इसके बाद अगर उनको इलेक्ट किया गया है तो उनको हटाया भी जा सकता है, इंपीचमेंट। यहाँ पे इसको इंपीचमेंट बोला जाता है, ठीक है। रिमूवल या ऐसा छोटा शब्द नहीं यूज किया था, क्योंकि हमारे देश के हेड है, बहुत डिग्निटी उनका, ठीक है। तो इंपीचमेंट, इंपीचमेंट के बाद लास्ट वैकेंसी, मतलब अगर वो वैकेंट हो जाए सीट तो फिर क्या उसका प्रोविजन है। बेसिकली हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में ये 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे एक एक करके। इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन के बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कंडीशन क्या है उनका ऑफिस में, और टर्म ऑथ कौन दिलाता है, उनका शपथ ग्रहण कौन कराता है, इंपीचमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कब होंगे इंपीचमेंट, कब हो सकता है। उसके बाद वैकेंसी, अगर वैकेंसी हो जाए किसी कारण से, जैसे मृत्यु हो जाए या रिजाइन कर दे, ठीक है, या इंपीचमेंट हो जाए, वैकेंसी इन्हीं 3-4 कारणों से होगा, या कानूनी रूप से पूरी तरह से उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ही वॉइड करार दिया जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तब भी क्या होगा, वो वैकेंट हो जाएगा ना सीट। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इलेक्शन से, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, और इसमें कौन कौन से, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है इसका मतलब कैसे हो रहा है, डायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है या इनडायरेक्टली हो रहा है। डायरेक्ट इलेक्शन मींस जैसे हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सब जाते हैं और सारे लोग वोट डालते हैं अपना अपना, और वोट डाल के हम लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है लोगों द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है। कैसे होता है, थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, मतलब एक ग्रुप है बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज। अब हम लोग को डिस्कस करना है कि मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दो चीज याद रखना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। उनका मेंबर्स कौन कौन होते हैं, उन इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, सबसे पहले जैसा कि आप लोग पता होगा कि अगर इनडायरेक्ट हो रहा है यानी कि आम जनता तो इसमें शामिल नहीं होगी, यानी कि आम जनता को रिप्रेजेंट करने वाले लोग शामिल होंगे। इनडायरेक्ट मतलब वही हुआ, हम लोग आप लोगों को चुने हैं, जैसे एमपी एमएलए को चुने, अब आप जाके प्रेसिडेंट का चुनाव कीजिए, इनडायरेक्टली का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेट है, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो 3 पार्ट्स में बांटा गया है शासन व्यवस्था को। कैसे, पहला है सेंटर, फिर है स्टेट, और उसके बाद है यूनियन टेरिटरी। तो इनडायरेक्टली रूप से अगर देखा जाए तो ये तीनों स्टेट, सेंटर और यूनियन टेरिटरी, ये तीनों ही संस्था, तीनों ही पार्ट्स के, या तीनों ही जो, ठीक है, सेंटर के, स्टेट के और
यूनियन टेरिटरी के जो सदस्य हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो एमएलएज हैं, यही लोग पार्ट लेंगे, उसमें भागीदारी लेंगे। तो सबसे पहले एमपीज ऑफ इलेक्टेड जो भी इलेक्टेड एमपी होंगे, कहां के एमपी? एमपी हम लोग जानते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मींस दो, राज्यसभा और लोकसभा। यानी कि एमपी अगर लिख दिया जाए तो मतलब ये दोनों ही का बात किया जा रहा है, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड बोला गया, यानी कि हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ ओनली, यहां पे लिख देते हैं ओनली इलेक्टेड। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, चाहे वो राज्यसभा को चाहे वो लोकसभा को, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी बात, ओनली इलेक्टेड एमएलए। एमएलए किनको बोला जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि आप लोग पता होगा कि एक राज्य में, अगर राज्य में भी क्या होता है कि जैसे सेंट्रल लेवल पे दो होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, इसको बोलते हैं बाई कैमरल। तो उसी तरह से स्टेट में भी क्या होता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता है, जहां पे किसी किसी स्टेट में, जैसे हमारे देश में, इंडिया में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे बाई कैमरलिज्म है, जैसे बिहार, बंगाल, यूपी। यहाँ पे क्या है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधानसभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि यहाँ पे विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं हो रहा है, ठीक है, हम उसको भी लिख देते हैं। ओनली इलेक्टेड एमएलए, नॉट नॉमिनेटेड। यहाँ पे भी अगर नॉमिनेशन का है तो नॉमिनेटेड यहाँ पे भी नहीं होंगे। उसके बाद ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी दो ही, मतलब टोटल जो भी जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में ही चुनाव होते हैं। आप लोग देखा होगा, जैसे केजरीवाल है दिल्ली में, तो ये दोनों स्टेट, दोनों यूनियन टेरिटरीज से सिर्फ यही के इलेक्टेड मेंबर जो होंगे, एमएलए जो होंगे, एमएलए जो होंगे, ठीक है, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे, सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और अदर जो यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। अभी नहीं होते उसको भी लिखा देंगे, ओनली इलेक्टेड एमएलए नॉट नॉमिनेटेड। यहाँ पे भी मतलब बेसिकली ध्यान रखना है कि तीन, सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यही तीनों रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन जो भी है उनको। अगर इनडायरेक्ट रूप से हो रहा है तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि एमएलए और एमपी है, सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब कौन नहीं करेंगे? ये हो गया मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसीलिए इसी पे ध्यान देना है। पार्टीज who are not eligible to vote for president। पहला नॉमिनेटेड, एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, ठीक है। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ
लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हम लोग डिस्कस किया कि बाइकैमरलिज्म जहां जहां है 6 स्टेट्स में, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो अगर विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है और वहां के नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, तो कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट के वोटिंग में भागीदारी पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अलावा nominated members of ML legislative assembly, ठीक है। ओके, so parties who are not eligible to vote for president, nominated members of parliament, both the houses, Lok Sabha and both the house, Lok Sabha and Rajya Sabha, and nominated members or elected members, both members of legislative council, legislative विधान परिषद जहां पे भी है वहां पे, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो। थर्ड, nominated members of legislative assembly, okay, and one more, union territory, nominated members of Delhi and Puducherry, वन टू थ्री फोर। सो एक्सेप्शन मीन्स कौन कौन से पार्टी जो है वो वोट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनका लिस्ट ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो बिटाया जाए। अब आगे देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। ये तो हो गया इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। अच्छा, इलेक्शन प्रोसेस, ये क्या है? बेसिकली इलेक्शन प्रोसेस जो होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब पीएम प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, प्राइम मिनिस्टर का जब चुनाव होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे लोग वोट देते हैं और सपोज हम किसको वोट देते हैं, एमपी को वोट देते हैं। सपोज 4 एमपी चुनाव में खड़े हुए हैं। सबसे पहले एक एमपी, ए बी सी एंड डी, एमपी ए को 10% वोट, बी को 10%, सी को भी सपोज सी को 9%, सपोज 9%, और डी को 11%। अगर हम लोग देखते हैं कि जब एमपी का चुनाव होता है तो क्या होता है कि अगर 4 कैंडिडेट किसी एरिया से खड़ा हुआ है, मान लीजिए चुनाव में खड़े हुए हैं, तो वहां पे एक कैंडिडेट को 10%, दूसरे को 10 और तीसरे को सपोज 9% मिला और चौथे को 11%। तो जैसे ये 11% मिला, ये बाकी तीनों से बीट कर गया, तीनों को बीट कर दिया, बाकी तीनों से आगे निकल गया, तो ये ऑटोमेटिकली चुनाव घोषित कर दिया जाता है कि ये जीत गया। तो ये सिस्टम जो है, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ओके। इस सिस्टम में कमी क्या है? कमी है कि हम लोगों ने ये नहीं देखा कि उस एरिया में, जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पार्टी, ये जो एमपी खड़ा हुआ था वोट में, अगर उस वहां के जितने भी जनता थे उनका 50% से ज्यादा वोट भी नहीं मिला और ये वोट में विजेता घोषित कर दिया गया, ये तो गलत है। ओनली 11% ऑफ पीपल ऑफ पॉपुलेशन हैव गिवन हिम वोट एंड वी हैव डिक्लेयर हिम एमपी ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहां पर दिक्कत क्या है कि अगर
इसको देखा जाए तो 50% या 51% अगर वोट मिलता तो ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन का बात होता कि हाँ ठीक है, ये सारे के सारे जो भी लोग हैं यहाँ पे इस एरिया में उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका मेजोरिटी वोट इसके पास है। इसी कमी को दूर करने के लिए प्रेसिडेंट का जब चुनाव किया गया तो यहाँ पे इस कमी को दूर करने के लिए नया सिस्टम लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोगों ने देखा कि नया सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मीनिंग है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि किसी एरिया में कितने लोग, पॉपुलेशन कितना है, कितना लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, अगर उनका प्रोपोर्शन जितना है उसके हिसाब से अगर हम लोग एक नंबर डिवाइड करके निकालें, जैसे फॉर्मूला क्या है, एक हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है वो कौन, उस इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर कौन जो होते हैं वो लोग उसका वोट में वोट उनको देते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर में सबसे पहले क्या आते हैं, स्टेट के हिसाब से देखें तो एमएलए, और एक एमएलए जो होते हैं, फिर एमएलए के ऊपर एमपी। तो पहले एमएलए से स्टार्ट करते हैं। एमएलए का वोट का कुछ वैल्यू होगा, ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रोपोर्शन निकालते हैं, उसका जितना जनसंख्या है उस, बेसिकली हम बोलना ही चाह रहे हैं कि टोटल किसी क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है अगर उसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए से, ये क्या बताता है, अगर सपोज 100 करोड़ का पॉपुलेशन है और टोटल 10 एमएलए हैं, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि एवरी 10 करोड़ पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एमएलए। देखिए 10 करोड़, आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एमएलए 10 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बोला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए, मतलब इस तरह से कैलकुलेट कीजिए और इसका एक वैल्यू निकालिए कि इसका एक वोट का वैल्यू क्या है। तो इससे एक फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या आया, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए। और क्योंकि वो नंबर काफी बड़ा आना था, जाहिर सी बात है, क्योंकि पॉपुलेशन किसी स्टेट का छोटा नंबर आएगा नहीं, तो उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए 1/1000 से डिवाइड कर देते हैं, जो बड़ा नंबर आएगा वो अब थोड़ा सा छोटा हो जाए। ये हो गया वैल्यू ऑफ एमएलए, ये फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में पूछ ले तो, अदरवाइज पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज जान थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछेगा तो समझ में आता है, ठीक है, बट यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल। ये तो हो गया टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आते हैं एक एमपी का वोट का क्या वैल्यू है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पहले इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर जो होते हैं वो कौन होते हैं, एमएलए भी होते हैं और एमपी भी होते हैं। तो एमएलए क्या होते हैं, एमएलए वो ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करते हैं, ठीक है, मतलब जितने जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब उनको क्या करें कि एक एमपी के साथ डिवाइड करके और एमपी के साथ प्रोपोर्शन निकालेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करके नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से, ये नंबर उतना बड़ा नहीं आने वाला, इसीलिए हम लोग भाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेट करें। अगर ये कर देते तो क्या आएगा, टोटल वैल्यू ऑफ एमपी, ठीक है, जो कि अराउंड 5,49,595, इसका वैल्यू इतना अराउंड इतना आता है, ठीक है, या तो ये नहीं, बस जानकारी। ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, कि कैसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। अब आता है चुनाव, तो चुनाव होगा तो उसमें वोटिंग सिस्टम होगा, वो वोटिंग सिस्टम कैसे होगा, अच्छा अभी हम लोग ने देखा कि 54949
नंबर ऑफ एमपी कितना है? अगर देखिए टोटल नंबर ऑफ एमपी क्या है, पहले लोकसभा में क्या है 543 और राज्यसभा में 5 233 233 क्यों? क्योंकि लोकसभा में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में 552 का लिखा हुआ है लिमिट, बट हम लोग 545 यूज करते हैं, उसमें से 2 नॉमिनेटेड होते थे और 543 इलेक्टेड होते थे। नॉमिनेशन वाला 2019 में अभी 104 अमेंडमेंट के साथ उसको हटा दिया गया है, अब 2 नॉमिनेटेड नहीं होंगे। अब बचा क्या? राज्यसभा में भी 250 दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, मैक्सिमम कितना होगा 250, उसमें से हम यूज करते हैं 245 और 245 में 12 कितना 12 कितना नॉमिनेटेड होते हैं और बाकी 233 क्या होते हैं इलेक्टेड होते हैं। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या इलेक्टोरल कॉलेज में क्या देखते हैं कि सिर्फ इलेक्टेड को लिया, नॉमिनेटेड को नहीं। तो अगर नॉमिनेटेड नहीं ले रहा है तो क्या होगा टोटल होगा 776। अगर इसको डिवाइड कर दें ये नंबर आता है अभी 700, यानी कि एक एमपी का जो वैल्यू होगा वोट का वो क्या होगा वैल्यू ऑफ 1 क्या आएगा 7070। ठीक है, अब आते हैं ये तो गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। अब ये जो वोटिंग हो रहा है ये वोटिंग सिस्टम क्या है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जानने की चाहिए। देखिए ये बोलता है कि अब क्या कीजिए सिंगल इस सिस्टम को सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इस तरह से वहां पे फर्स्ट पास्ट वो सिस्टम का ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये क्या है, ये बोलता है कि जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स हैं वोटिंग वही देंगे। ये क्लियर हो गया। एमपी है या एमएलए, सपोज हम लोग एमपी का एक एग्जांपल, एक एमपी का वोट का वैल्यू क्या है 700। अब सपोज एक एमपी इसमें कुछ कैंडिडेट प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन में जाएंगे, मान लीजिए 4 लोग हैं ए बी सी एंड डी। अब ये चारों कैंडिडेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन में खड़े होंगे तो एक एक एमपी आएंगे और उनको वोट देंगे और हर एमपी का वोट का वैल्यू क्या होगा 70। यहां पे अब इसका सिस्टम क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ वोट जो है ट्रांसफर हो रहा है, कैसे होगा अब यहाँ पे बोला जाता है कि आप अपना प्रायोरिटी रखिए, हर एक एमपी को बोला जाता है कि आप ए बी सी डी जितने प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं सबको आप प्रायोरिटी में रखिए कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखेंगे, सेकंड किसको रखेंगे। तो ये बोला कि ये को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, इसको हम सेकंड में रखते हैं, इसको हम थर्ड, इसको हम फोर्थ। अब ये क्या हुआ कि यह है वोट दिया 708 वोट इसको दिया, इसको भी 708 मिला, ठीक है। ऐसे करके सबको एक एक वोट दिया है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी जिसको दिया गया है सब लोग ए को दिया गया। अब इसका वोटिंग और भी लोग किसी किसी न किसी नंबर में ए को रखे होंगे, ठीक है। तो जब इसको देखा गया कि इसके प्रायोरिटी के हिसाब से इसका टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स टोटल कैपिटल करके एक परसेंटेज निकाला, तो देखा गया कि जितने लोगों ने इसको नंबर इसको वोट दिया है उन सबका टोटल परसेंटेज निकालते हैं वो सिर्फ 40%। तो अगर वो 40% है इसका मतलब मेजॉरिटी किसको नहीं मिलता है, मेजॉरिटी का क्या 50% प्लस 1 मेजॉरिटी है। तो यहाँ पे 40% सारे के सारे वोट को मिला के इसका मतलब ये नहीं जीतने वाला है, तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, अब इसका सेकंड प्रायोरिटी जो है बी को ट्रांसफर कर देते हैं। अब फिर क्या हुआ उसका सारा वोट इसको ट्रांसफर करने के बाद फिर कैलकुलेट हुआ और अगले बार कैलकुलेट करने के बाद ये सब 45% यानी कि अगेन 51% का जो मार्क है बेंचमार्क वो इसको नहीं मिला, अचीव नहीं हुआ। अब ये फिर से ट्रांसफर होगा और ऐसे ट्रांसफर होकर ये चला जाएगा आप नंबर 8 पर।
और सब इसका 51% या 50% से ओवर 52% या कुछ भी इसका आता है। ठीक है, अगर बी का 51% आ गया तो राउंड को मुझे भी ऐसे ही बनेगा, उनका वोटिंग सिस्टम हुआ होगा ऐसे ही, और इसी वोटिंग सिस्टम के द्वारा उनका चुनाव हुआ और वो 51% या 50% से ज्यादा वोटिंग लाके जीते। तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मर वोटिंग सिस्टम क्या करता है कि प्रायोरिटी वाइज आप सबको प्रायोरिटी दीजिए 1 2 3, और आपका वोट अगर देखा जाए कि अगर उसको जिसको भी आप प्रायोरिटी रखें अगर वो 50% लाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको उस वोट को क्या करेंगे ट्रांसफर करके सेकंड प्रायोरिटी में। ठीक है, अब देखिए वोटिंग सिस्टम सबसे पहले इलेक्शन वो समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका इलेक्शन प्रोसेस के बाद क्वालिफिकेशन क्या है और इसका इम्पीचमेंट कैसे होता है, काम क्या क्या होता है, कितना दिन का होता है, वोट कैसे दिलाया जाता है, कौन देता है और दिलाता है, ये सारी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।